फोर सेक्टर मॉडल सामने देखो बेटा। बेटा अब टाइम नहीं है, समझो मेरा होगा नहीं पूरा फ्रेश। हाँ अब क्या करेगा, क्या किया, जब आना था तब तो आया नहीं तू। हाँ, अब आ रहा है, आगे पहले ही आ जाता, आगे बैठा करना रोज। देखो बेटा सर्कुलर फ्लो, बस बातें नहीं भाई, अभी खड़े हो फिर देखो कल भी खड़े रहोगे नहीं तो। सर्कुलर फ्लो ऑफ फोर सेक्टर, हाँ बेटा आवाज नहीं पीछे। यार एक बार बातें नहीं यार भाई, सीरियसली अब चुप हो जाओ। मैंने कहा रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं सही बता रहा हूँ। टॉपिक छोड़ दूंगा मैं ये, फिर ना रिकॉर्डिंग दूंगा ना कुछ। ये टॉपिक रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है कहीं पे भी, पहले ही बता दूं। और टाइम कम करते जा रहे हो, बच जाएगा तो बच जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ फोर सेक्टर मॉडल है ना। देखो फोर सेक्टर मॉडल, चार सेक्टर कौन कौन से होते हैं पहले ये बताओ जल्दी से। सर एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है फॉरेन सेक्टर, है ना। फॉरेन सेक्टर, अब सुनना, फॉरेन सेक्टर तीन तो आपको आता ही है, तीन पता है आपको क्या क्या होते हैं, है ना। फॉरेन सेक्टर के आने से क्या तीन इनफ्लोज, क्या तीन चेंजेस आते हैं भाई। फॉरेन सेक्टर आ गया, चौथा सेक्टर आ गया, चौथा सेक्टर आने से तीन फ्लो एडिशनल बढ़ जाते हैं। मतलब देर आर थ्री एडिशनल फ्लोज इन द इकोनॉमी, तीन चीजों का फ्लो बढ़ता है। तीन चीजें कौन सी हैं? नंबर वन, पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था किसका, बोलो बेटा किस चीज का होता है? गुड्स का। पहले के जमाने में 200-300 साल पहले कोई इंटरनेट था नहीं, कुछ था नहीं, तो सिर्फ गुड्स का आदान प्रदान होता था, ठीक है। फिर 21वीं शताब्दी आई, कंप्यूटर का निर्माण हुआ, सही है, कंप्यूटर आया दुनिया में। फिर उसके बाद किसका भी होने लगा एक्सचेंज, सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज भी आने लग गया सर। हम सर्विसेज दूसरों को देते हैं, दूसरे हमको देते हैं, एक्सचेंज, है ना। अच्छा फिर एक और सर और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, और आजकल किस चीज का एक्सचेंज भी होता है? कैपिटल का। किसका एक्सचेंज होता है? कैपिटल एक्सचेंज, मतलब इन्वेस्टमेंट। सर दूसरे देश हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एफडीआई, हम भी दूसरे देशों में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, क्या होता है? ओएफडीआई, आउटवर्ड एफडीआई बोलते हैं उसको। तो एफडीआई आता भी है और तुम भी करते हो ना, तो फॉरेन कैपिटल आ भी रही है, और तो कैपिटल का नेट, इसको बोलते हैं नेट कैपिटल इनफ्लो। क्या बोलते हैं? नेट कैपिटल। विदेशी आइटम हमेशा किस में होता है? नेट में, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? हम चाहते हैं कि आए ज्यादा और जाए, कैपिटल इनफ्लो माइनस कैपिटल आउटफ्लो। सन भाई तो आजकल तीन चीजों का एक्सचेंज होता है सर, गुड्स का, सर्विसेज का और कैपिटल का। लेकिन अब इस वाले का कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ ये दो ही काम आएंगे, दो ही नाम काम आने वाले हैं आगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझो बेटा, खड़े रहना पीछे, क्यों? उनका ईगो आ गया ना, वो बाहर ही निकलवा देगी फिर, समझ रहे हो? फिर वही वाली बात है, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी उनकी फिर, वो समझो। तो अगर आप पीछे गए हो तो गलत किया, पहली बात तो करना नहीं चाहिए ऐसा। चलो करें स्टार्ट। अब सुनो, तो मेरी बात सुनना, पूरा ध्यान सामने रखना, है ना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब पढ़ लिया। अब बताओ, आज हमको पढ़ना है फोर सेक्टर। मैंने आपको बताया कि ये तीन एक्सचेंज होते हैं, है ना, तीनों में इसका कोई लेने देना है नहीं, ठीक है। तो सर मेरी बात को समझना, अब मैं क्या कर रहा हूं, वो डायग्राम बनाते हैं फ्लो वाला, ठीक है। डायग्राम याद है? सर्कुलर फ्लो का डायग्राम। देखो तीन सेक्टर का तो आपको बनाना आता ही है, कल बताया था। दो का पहले सिखाया था, हाउस होल्ड फर्म, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, एक होती है। चौथा सेक्टर आज कौन सा है? अब इन तीनों के बीच में क्या वो होता है, वो अभी अपन कल पढ़ लिया था, वो तो अपन ने सेम टू सेम बना लोगे। हाउस होल्ड क्या देता है फर्म को, फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को, वो सब पता है आपको। गवर्नमेंट से इनका क्या लेने देना है वो भी पता है आपको। अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली क्या बना रहा हूं, चौथा सेक्टर से क्या लेने देना होता है। तो देखो चौथा सेक्टर का नाम क्या है सर? फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर के आने से मेनली, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेन आइटम क्या है सुनो। देखो फर्म्स क्या करती हैं, सामान बेचती हैं,
फर्म्स किसको बेचती हैं? देश के अंदर भी बेचती हैं और देश के बाहर भी तो बेचती हैं। जो बाहर बेचती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने से देश में पैसा इंजेक्शन हो गया ना। ये सर हमारे देश में चल रहा था लेकिन बाहर से पैसा आ गया क्योंकि गुड्स वहां बेचे, तो सर पैसा आता है। तो याद रखो पैसा विल कम फ्रॉम फॉरेन सेक्टर टू द फर्म। किस फॉर्म में? एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा ऐसे ही सर इंपोर्ट भी तो करते हैं अपन, वहां से इंपोर्ट करते हैं। हाउस होल्ड्स बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, हाउस होल्ड भी करता है, फर्म भी करता है। इंपोर्ट करोगे तो पैसा देश में आएगा या जाएगा? तो ये क्या हुआ? लीकेज हो गया। समझ में आई? तो ये एक लीकेज हो गया। इंपोर्ट्स क्या होते हैं बेटा? एक लीकेज होते हैं। और एक्सपोर्ट्स क्या होती है? एक इंजेक्शन। अब इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें इसमें बना सकता हूं लेकिन वो हमारे यूज की नहीं है, बस यूज के यही दो आइटम है बस। ठीक है, अब मैं और चीजें क्यों बना रहा हूं? क्योंकि वो ऐसे ही बना के दिखा रहा हूं लेकिन यूज की नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, अपन हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सिर्फ सर्विसेज किसको देते हैं? फर्म को, गवर्नमेंट को नहीं देते। गवर्नमेंट के लिए भी नौकरी करते हैं और किसको भी देते हो सर्विसेज? अब्रॉड भी तो देते हो। सीए पढ़ रहे हो ना तुम, मोस्टली बिग फोर में काम करोगे। बिग फोर किसके लिए काम करती है? मल्टीनेशनल कंपनीज सेटल्ड इन अब्रॉड। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, डिलॉइट्स यूएस के लिए काम करता था मैं एक बार, काफी टाइम तक किया है डिलॉइट्स यूएस। आज भी उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो वो क्या है? वहां की कंपनी है, काम यहां बैठ के करते हैं। तो सर्विसेज दे रहा हूं ना वहां पे, अरे आए ना, फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूं, बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। डॉलर में मिलता है, डॉलर में। आगे बात सर में, डॉलर में ही तो मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है सर। सो अपन सर्विसेज उन्हीं को ही थोड़ी देते हैं, उनको भी देते हैं। तो सर जब हाउस होल्ड उनको सर्विसेज देते हैं तो बदले में क्या आता है? पैसा आता है। तो ये कौन सा पैसा हुआ? लेकिन फैक्टर सर्विसेज देते हो तो क्या आता है वहां से? फैक्टर पेमेंट। तो समझ गए, ये भी एक पैसा है, यूज कहीं नहीं आएगा, मतलब ये कोई कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस याद रखना कि फैक्टर पेमेंट आते हैं भाई, हाउस होल्ड उनको भी सर्विसेज देता है अपनी, और बदले में क्या आता है? फैक्टर पेमेंट आता है। समझ गए? अच्छा उसके बाद सर फर्म, ये तो बोल ही दिया, फर्म से वो गुड्स खरीदती है और पैसे देती है, एक्सपोर्ट बोलते हैं उसको। सही है। इसके अलावा एक और चीज है, फ्री फोकट का भी तो आता है। जो फॉरेन सेक्टर है हमारे देश को ट्रांसफर पेमेंट भेजता है, और हम भी तो दूसरे देश में भेजते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स फ्री फोकट के। करंट ट्रांसफर्स, डोनेशन, चैरिटी, वहां के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडिया में आके एनजीओज वगैरह को फंडिंग करते हैं, इंडिया वाले भी करते हैं। तो सर दोनों का नेट ले लेंगे ना। सही है। वो हम तो याद रखो हमारे देश में क्या आता है? वहां से करंट ट्रांसफर पेमेंट्स भी आते हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स भी आते हैं, ये कहीं यूज नहीं आएंगे भाई। मैं वही तो बोल रहा हूं, इस डायग्राम में और चीजें, मैं और बहुत सारी चीजें बना सकता हूं लेकिन हमारे वो यूज की नहीं है। यूज की सिर्फ दो है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। चौथा सेक्टर आने से एक है लीकेज और एक क्या है? इंजेक्शन है। हाँ बेटा, वही सब, वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी इसमें आ गई। अपन भी उसके मेंबर हैं लेकिन वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है ना। है तो ट्रांसफर, मतलब है नेचर क्या है तो ट्रांसफर का ही। तो यूएन वही वाली बात, वो नॉर्मल रेसिडेंट वाला ना, वो तो यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी, लेकिन उसको वो भी क्या है? ट्रांसफर पेमेंट तो आया अपने देश में, यहाँ फ्लो में पैसा आया ना। आप तो ऐसा सोचो, ऑर्गेनाइजेशन किससे आया वो मत सोचो, ये सोचो आया क्या फ्लो में? पैसा आ रहा है, इंजेक्शन है, जा रहा है, किसी से भी आए। हम मना कहां कर रहे हैं? हम तो जो दे वो बढ़िया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स सारे सब आने दो, जहां से भी आ रहे हैं वो भी है तो इंजेक्शन ही। तभी तो नेट ले रहे हैं हम, उसमें भी नेट ले लेते हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डिसाइड करेंगे कि यार इसको मानना है या नहीं मानना है। उसके सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं कि जिससे डिसाइड होगा कि आपका कितना योगदान है, उनका कितना है, वो सब। मतलब अपने लिए अभी कोई सेंस की बात अभी वो है नहीं, बात वो है। चलो तो एक हो गया एक्सपोर्ट और एक हो गया, अब सुनना तो चालू करते हैं। डायग्राम तो ऐसी था, ज्यादा कुछ है नहीं। अब सुनो, इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम इन फोर सेक्टर कब आता है? इक्विलिब्रियम बताओ। जब कौन किसके बराबर हो? बिल्कुल गलत, AD इक्वल्स टू AS। वो जब मैं इनकम बोलूं तो बताना होता है। वो याद क्या था टॉपिक? इनकम डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम इनकम। तो अगर इनकम बोलूं तब बेटा खड़े हो जाओ, वो देख रही हूं कैमरे में।
समझ नहीं रहे तुम, आगे के लिए दिक्कत हो जाएगी। आज आज का पनिशमेंट है, आज ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये इधर आ गया तो ईगो पे फिर लंबा चल जाएगा। बेटा कैमरा तो नीचे है, कैमरा पास्ट में भी चलता है पता है, शाम को आके पहली काम वो यही करती है। भाई क्या होता है, कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हाँ भाई बस जो भी है, अब तुम्हारी गलती थी, मैं क्या करूं भाई। देखो तो मैं तो आपको आगे के लिए बचा सकता हूं, वो यही है कि अभी आप रहो, नहीं तो वो। हाँ भाई इधर एडी एडी एडी, हाँ भाई एडी बताओ कैसे आता है, जल्दी बोलो सर। टू सेक्टर बोलो, सी प्लस आई। अच्छा एएस कैसे आता है, चलो अब सुनो, एक बात को समझो। अब थ्री सेक्टर आने में क्या जुड़ गया था, जी, क्योंकि वो एक इंजेक्शन होता है, सही है। और इधर क्या जुड़ गया था, टैक्स, वो क्या होता है, एक लीकेज, ठीक है। फिर आज क्या जुड़ जाएगा, सोचो, एक्सपोर्ट एक क्या होता है बेटा, इंजेक्शन। आप दूसरे देशों को बेचोगे, पैसा विल कम टू द कंट्री, इनफ्लो। अच्छा लीकेज क्या है, इंपोर्ट। कोई दिक्कत, अब आपको बताता हूं, स्कूल में ये सिखाया होगा कि एग्रीगेट डिमांड कैसे आती है फोर सेक्टर में, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, ऐसा सिखाते थे। लेकिन ये बताया था ये एम इधर से इधर आएगा तभी वो माइनस हो जाता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। अगर मैं इस एम को यहां ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि विदेश वाला आइटम हमेशा किस में लिखते हैं, सिर्फ इस रीजन से इंपोर्ट को उधर उठा के लाते हैं, अदरवाइज वो सब नॉर्मल तो अलग ही चलेगा ना, वो लीकेज अलग है, वो इधर इंजेक्शन है, सही है, ऐसा होता है। समझ में आ गई मेरी बात, तो ये मतलब वन एंड द सेम थिंग है, समझते हैं, ठीक है। चलो तो सर इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां देश में फोर सेक्टर में एडी किसके बराबर आ जाए, एएस के बराबर। अच्छा सर ये सी और सी क्या होता है, तो क्या बचा, जहां पे आई प्लस जी प्लस एक्स किसके बराबर आ जाए, एस प्लस टी प्लस, वहीं पे क्या आ जाएगा सर, इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है बताओ, ये होता है सर लीकेजेस, और ये क्या होते हैं, और आपने पढ़ा हुआ है मुझसे कि लीकेजेस किसके बराबर हो, तो देश में क्या रहता है, देश में इक्विलिब्रियम तभी रहेगा जब इन दोनों में क्या रहेगा, ये होते हैं इंजेक्शंस, ये होते हैं लीकेजेस। समझ में आ गया क्या सर, इसको एक डायग्राम से समझा दो ना, लो 2 मिनट में समझाते, सामने देखो बेटा वर्ड, अभी लिखो मत, अभी सिर्फ समझो बेटा, टाइम है कम, क्योंकि स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम निकाल दिया था तुमने आज। तुम ही निकालते हो यार बाकी हम तो दूध की तरह पवित्र हैं तो इधर देखो, ओ ओ, हाँ भाई इधर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हो। इधर देखो, अब यहां क्या बनाते हैं, एडी, और इधर क्या लिखते हैं, टू सेक्टर मॉडल बनाओ तुम तो, चलो टू सेक्टर बनाना आता है, क्या क्या बनाते हैं जरा बताना तो। सर सबसे पहले एएस कैसा होता है, (45 डिग्री लाइन, ये बन गया एएस, ठीक है। अब सुनना, अगला चीज क्या बनाते हैं देखो ये क्या है, आई है ना, इन्वेस्टमेंट है। क्या होता है ये, बेटा बातें मत करो बेटा, अरे बातें नहीं, तो ये आई हो गया। अब क्या बनाएंगे सर, इक्विलिब्रियम कहां आता है, जहां एडी और एएस क्या हो, और या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो, और वो कहां से बनता है, सेविंग, सर डिस सेविंग से, ठीक है। चलो ये बना दिया, ये कौन सा कब हो गया आपका, सेविंग, ठीक है। अब सुनना, इक्विलिब्रियम यहां पे आता है, अच्छा आप समझो, और कहां पे आता है, जहां पे एडी और एएस। अब देखो तो यहां पे अपन क्या कर देते हैं, एडी बना देते हैं। एडी कैसे बनता है सर, अबव द ओरिजिन चालू होता है और ऐसे बनता है, सही है, एडी बना दिया। अब सुनो, इक्विलिब्रियम कहां पे आता है, जहां पे क्या हो, जहां पे एडी इक्वल्स टू एएस वहां पे आता है, या फिर सेविंग इक्वल्स टू, सही है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इनमें नाम जोड़ दो बस। टू सेक्टर में तो एस और आई होता था सिर्फ,
3 से, अच्छा इधर देखो बातें नहीं भाई, सी प्लस, अच्छा ए एस कैसे आता था, सी प्लस एस 2 सेक्टर में, और एडी कैसे आता था, सी प्लस, अब क्या जुड़ते जाता है 3 सेक्टर आने से, जी, 4 सेक्टर आने से, सही है, फिर C प्लस एस 3 सेक्टर में क्या आ गया था, टैक्स, सही है, और प्लस M, अब ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर M को इधर भी करके उधर से हटा दो, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों राइट होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है, मैं तो साथ में ही रखता हूं। चलो भाई अब सुनो इधर, समझ में आया, एक और बात बताने जा रहा हूं, यहीं पे I और G दोनों क्या रहते थे, क्योंकि सर ये क्या मान के चलते हैं, ऑटोनॉमस रहता है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम चेंज, देश में कितना भी इनकम हो ये तो होएगा ही होएगा इतना। और आपको एक और बात बता दूं, एक्सपोर्ट भी हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट, तीनों इंजेक्शंस कांस्टेंट है। सर ये तीनों को क्या बोलते हैं, कल दोनों को क्या बोलते थे, एक्सोजीनस वेरिएबल्स, तो याद रखिएगा, कौन बोला, ओए ये बात, एक और बार बजाओ इसी बात पे, चलो बढ़िया है, गुड, पढ़ाई करेगा तो मजा आएगा यार, इंटरमीडिएट में हमारे पास पैसा आएगा, सही है, तू पास होएगा तभी तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ज्यादा देगा ना पैसे, हाँ लेकिन तू बचा भी सकता है, अगर मेरिट आ गई तो तू अपने मम्मी पापा के 70-80% पैसे भी बचा सकता है, देख ले, बचाने के भी तो मौके देते हैं हम, तो खूब मौके दे रहे हैं, मौके ही मौके हैं, दमादम, हाँ भाई 330-340 नंबर लेके आ जाओ और फीस बचा लो। देखो वैसे ही सीए सबसे सस्ता कोर्स है, अगर आप ज्यादा मेहनत करके ला सकते हो तो पैसे इससे ही बच जाएंगे। हाँ भाई इधर उल्टा देते और हैं कई इंस्टीट्यूट्स में। एक्सोजीनस वेरिएबल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि इस बात को समझो, एक्सपोर्ट पे तुम्हारा कंट्रोल है, क्या क्या होता है एक्सपोर्ट्स, आपके गुड्स की डिमांड, तो यार तुम्हारे गुड्स की डिमांड वहां कितनी होगी, तो ये तो वहां वाले फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे ना, नॉट द फैक्टर्स इन इंडिया। भाई डिमांड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स का फर्क पड़ता है आपने पढ़ा, तो फैक्टर्स तो वहां पे काम कर रहे हैं ना, समझ लो, डिमांड वहां की है तो उस पर तो हमारा कंट्रोल, इसलिए वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, उस पर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है ना, तो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो कांस्टेंट है अमाउंट, समझ में आई मेरी बात, तो I प्लस जी और X भी क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। अब सुनो इधर, सेम नीचे बना दो, S के साथ क्या जोड़ देंगे, बाकी के लीकेजेस क्या होते थे, सेविंग के अलावा 3 सेक्टर आते ही T जुड़ जाता है, 4 सेक्टर आते ही M जुड़ जाता है, इंपोर्ट लीकेज होता है। फिर इंजेक्शन में I प्लस, पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आता था, सर फाइनेंशियल मार्केट ने इन्वेस्ट कर दिया, इंजेक्शन है, ठीक है, अब सुनना, फिर क्या आ गया, गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया, वो भी देश में पैसा बढ़ जाता है, सर और X, सही है, तो बस हो गया डायग्राम, इतना ही तो होता है, 2 सेक्टर वाला बनाओ और क्या जोड़ दो, बस ये बाकी आइटम जोड़ दो, काम खत्म। अच्छा चलो सर हो गया ये भी, अब अपन निकालेंगे वो फॉर्मूले, ढंग से देखना बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ, या बोलते हैं उसको इनकम डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, इनकम डिटर्मिनेशन इन कौन सा सेक्टर, 4 सेक्टर। अब कौन कौन कल पढ़ा था ये टॉपिक, 3 सेक्टर में पढ़ा हुआ है, कौन कौन ईमानदारी से घर पे लिख भी रहा था, साथ साथ में फॉर्मूले बना रहा था, ईमानदारी से, झूठा वाला शो ऑफ नहीं करना है, सही में कर रहे थे, ठीक है, तो जो जो कर रहे थे उनको मजा आ गया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे अब तो। अब आप देखो 4 सेक्टर में कैसे मजाक लगेगा आपको, चलो देखते हैं, आप बताना कि मेरे को क्या करना है, सबसे पहले बताओ क्या करूं, कहां पे आता है इक्विलिब्रियम सर, यहां बोलना है AS इक्वल्स टू, वो तो इक्विलिब्रियम था नॉर्मल, AS इक्वल्स टू AD। अच्छा फिर क्या करते हैं सर, AS को क्या बोलते हैं, Y बोलते हैं, करेक्ट है, फिर AD कैसे आता है 4 सेक्टर में, C प्लस, सही है, AD ऐसे ही आता है। अच्छा अब क्या करूंगा, सबसे पहले किसको ओपन करूंगा, C को ओपन करेंगे, चलो तो C को ओपन करते हैं, आपको देखा आपने कल भी, मेरे नोट्स भी देख लेना आप, आपको ये सब छोटी छोटी बातें मिलेंगी वहां पे, किसे हाईलाइट कर रखा है कि गोला बना रखा है, ताकि आपको दिखे कि यार कैसे पहले ओपन करना है, पहले क्या बनाना है। C का फॉर्मूला क्या होता है बताओ,
ए प्लस बी, 3 सेक्टर है ना, गवर्नमेंट है, वाई डी आएगा। अच्छा अब क्या करो, लो बढ़ दो, सी प्लस, सी में क्या लिख देंगे, प्लस आई कांस्टेंट है, आई बार जी बार, आई बार जी बार और एक्स बार माइनस का एम, सही है। अब क्या करेंगे बताओ, अगला काम सर वाई डी को ओपन अप करेंगे। तो सर वाई डी का फॉर्मूला क्या होता है, वही जो पहले से था, वाई माइनस टैक्स। सर ये टैक्स कौन सा टैक्स है, टैक्स तो दो होते हैं, एक तो लमसम वाला, एक टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। कुछ नहीं बोले तो हमेशा ओपन मत करना इस टैक्स को, तो लमसम टैक्स मान के चलना, बस समझ में आ गई, डोंट ओपन इट, ठीक है। तो हम नहीं करेंगे, बस ये बस यहां इतना ही लिखेंगे, सही है। तो क्या करेंगे, वाई डी को ओपन कर दो, y इक्वल्स टू ए प्लस बी, वाई माइनस प्लस बाकी एज इट इज आई बार जी बार एक्स बार माइनस, अगला काम, एक काम ऐसे थोड़ी, फिर कुछ फिर तो चेंज ही नहीं हुआ। एम, सर ये एम का खेल है, लीकेज है ना, एम का खेल है। अब सुनो, एम क्या होता है, क्या होता है एम, टोटल इंपोर्ट्स। सर देश में, देश के टोटल इंपोर्ट्स कैसे आएंगे, इसमें भी बेटा दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपका कंजम्पशन कैसे आता था, दोनों कंपोनेंट थे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन। वैसे आपने अभी वो टैक्स भी पढ़ा था कल, टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, उसमें भी एक क्या था, टी बार प्लस टी इंटू वाई, ऑटोनॉमस टैक्स भी था और इंड्यूस वाला भी था, इनकम वाला। और ये भी दो होते हैं सर, एक होता है, क्या होता है, एक ऑटोनॉमस वाला जिसको बोलते हैं एम बार। तो ये तो देश में होएगा ही होएगा, समझ गए। ऑटोनॉमस इंपोर्ट है कि यार अपना जैसे भारत है, कुछ फिक्स है कुछ चीजें कि यार ये तो हर साल अपने को इंपोर्ट करनी होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम कितनी भी हो, ये इंपोर्ट तो होता ही होता है, इतने रुपए का तो होएगा ही होएगा। प्लस फिर हमारी किस पे डिपेंड करता है, इनकम का भी कुछ होता है। अगर इनकम शानदार हो जाए तो अलग, मतलब ज्यादा करते हैं, कम हो जाए तो कम करते हैं। डायरेक्ट है, अरे समझ लो डायरेक्ट रिलेशन है। तो भाई सिंपल सी बात है सर, ये पे क्या आ जाएगा, छोटा एम, क्या बोलते हैं इसको, छोटा एम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद है एमपीसी, ऐसी इसको बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। देश की क्या टेंडेंसी है, देश की क्या टेंडेंसी है खर्च करने की, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, देश की क्या टेंडेंसी है इंपोर्ट करने की, समझ रहे हो। तो द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, छोटा एम, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वाई। इसमें वाई आएगा या वाई डी, लगा सकते हो दिमाग। कल टैक्स पढ़ाया था, उसमें आया था वाई डी, अंदर अंदर में टैक्स टी, छोटा टी इंटू क्या था वो, वाई था, समझ रहे हो। यहां पे वाई डी नहीं लिखते हैं, वाई डी क्या होता है, वो तो सब देने के बाद जो बचेगा वो होता है वाई डी, तो समझ रहे हो। मतलब भाई बच्चा कब होता है, शादी के बाद होता है ना, तो डिस्पोजेबल इनकम तो बाद में आएगी ना, ये सब पहले की बातें हैं। तो ये सिर्फ वाई है, अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, याद रखो। और एग्जाम्पल मेरे पास, तुम कमी नहीं है, बर दूंगा मैं। हाँ भाई इधर तो यहाँ वाई डी नहीं आता सर, ये सबसे बाद में थोड़ी है, ये तो उससे पहले आ जाता है, समझ गए ना भाई। वाई डी क्या होता है, इनकम में से पहले टैक्स जाएगा, तो टैक्स से पहले थोड़ी वाई डी आ जाता है, तो वाई लिखते हैं सिर्फ इसको भी। अच्छा सुनो इधर, तो टोटल इंपोर्ट्स कैसे आएंगे सर देश में, एम बार प्लस छोटा एम इंटू, ये छोटा एम क्या है सर, पहले बताओ एम बार क्या है, ऑटोनॉमस इंपोर्ट जो होएगा ही, ठीक है, फिक्स है, कांस्टेंट अमाउंट है। अच्छा छोटा एम क्या नाम है इसका, नाम बोलो बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। देश की क्या टेंडेंसी है तुम्हारे क्या करने की, इंपोर्ट करने की। अच्छा सुनना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, यही टॉपिक ही लिख रहा हूं साइड में, क्या फॉर्मूला होता है इसका, एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। इसका क्या हो जाएगा, चेंज इन इंपोर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इंपोर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, नेशनल इनकम मतलब वही। हाँ भाई शॉर्ट में बोले तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, याद आया। अच्छा तो छोटा एम क्या होता है, चेंज इन
इंपोर्ट अपॉन चेंज इन इनकम। बेटा याद रखना बेटा, ठीक है। अब सुनो इधर क्या करना है, अरे करना सिर्फ इतना सा है, वो m की जगह आप क्या लिख दोगे, ये फॉर्मूला, दैट्स इट। तो कल टैक्स का भी लिखा था, ऐसे इसका लिख दो, ये लो। तो ये फॉर्मूले को पुट कर दो सर इधर। हाँ भाई करो, चलो। a प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस, अब m की वैल्यू डालेंगे, तो m की वैल्यू ब्रैकेट में डालो भाई, कितना है, m बार प्लस छोटा m इंटू वाई। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं है सर, वो कर दो, मिला दो इनको, a प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार। इतनी बार बोल रहे हैं, मैं बाहर ही चल जाऊंगा, खुल जाते हैं इतने बजे तो। आई बार जी बार एक्स बार, तेज आ रही है क्या यार, बहुत तेज। हेलो, आई बार जी बार एक्स बार, ठीक है। अब सुनना, a प्लस बी वाई ये हो गया, माइनस, अब सुनो समझो, तो ये ओपन अप हो जाएगा, तो माइनस का m बार माइनस का m वाई, ठीक है। और क्या करेंगे बच्चों, अब सर वो y के रिश्तेदारों को इधर ले लेंगे। y का रिश्तेदार कौन कौन दिख रहा है सर, एक ये अब की बार 2 है, देखो इधर, तो y ये हो जाएगा, इधर होएगा तो वो इधर आएगा, तो ओ ओ ओ ओ छोटी छोटी बातें बेटा, गलती नहीं। हाँ भाई, a प्लस जो बचा a माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार। यार एक बात बताओ, ये 3 ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहा है, बताओ, क्योंकि वो इंजेक्शन है और वो क्या है, उससे पैसा जा रहा है ना। अच्छा इधर देखो, अरे बातें नहीं। अब क्या करेंगे, y 1 माइनस बी प्लस, सही है, a माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार, सही है। क्या करेंगे, और क्या करेंगे, और y इक्वल्स टू, बेटा जिसने ये कल अच्छे से करा होगा उसको ये मजाक लग रहा होगा, 1 माइनस बी प्लस एम। ये क्या होता था, ये सादा वाला मल्टीप्लायर, सादा मतलब इन्वेस्टमेंट। उधर वो क्लास चल रही है समझो, उधर माइक भी खराब है, अरे माइक खराब है तो उनकी आवाज वैसी दब जाएगी। तो 1 माइनस बी 1 माइनस बी हो गया, तो 1 माइनस बी तो सादा वाला मल्टीप्लायर होता है। इसमें क्या जुड़ गया, अब छोटा एम, तो ये क्या बन गया, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विदाउट टैक्स। इसमें वो टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम नहीं आया, अभी बताऊंगा अभी आपको, समझो। तो अरे यार 2 मिनट शांति रखो, एंड होने वाला है। a माइनस बी टी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस का, तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको बोले कि 4 सेक्टर में क्या निकाल दो, इक्विलिब्रियम इनकम निकालो, मतलब इनकम निकालो 4 सेक्टर में, तो ये बड़ा फॉर्मूला लगता है इनकम निकालना है तो। अच्छा तुम्हें बोले फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालो, तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होता है भैया, ये कब लगाते हैं, जब वो टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम वाली लाइन ना हो। अगर नॉर्मल, मतलब अभी टैक्स फंक्शन ऑफ इनकम नहीं है ना, अभी तो कौन सा टैक्स लिया था, लमसम। देख लो कहीं टैक्स को ओपन किया मैंने, कहीं पे भी टैक्स को ओपन किया गया। देखो कल जैसे अपन ने 4 फॉर्मूले बनाए थे, ऐसे ही यहां पे 4 हो सकते हैं, अभी मैं बना सकता हूं 4। पहले वाले में टैक्स नॉर्मल लूंगा, अगले वाले में टीआर जोड़ दूंगा, तीसरे वाले में टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, चौथे वाले में एक टीआर और जोड़ दूंगा। बनने को 4 बन सकते हैं, लेकिन आईसीआई ने भी नहीं बनाए, उसने भी बस बोल के छोड़ दिया कि आप, वो भी ये मान के चल रहा है कि आप समझ जाते हो जल्दी। तो अब मैं भी आपको बता रहा हूं कि अगर इसमें मैं टैक्स को ओपन कर दूं, तो मान लो एक और चीज कर दें अगर अपन, तो है ना, तो क्या हो जाएगा। अच्छा इसी फॉर्मूले में सेकंड वाला बनाते हैं, चलो कल जो बनाया था, ट्रांसफर जोड़ना है तो क्या करेंगे, सिर्फ एक आइटम ही जुड़ता है, वो तो बीटीआर। तो ये आई से पहले एक आइटम जोड़ देंगे, क्या,
सिर्फ ट्रांसफर जोड़ गया। अच्छा, वो तीसरा वाला फॉर्मूला क्या था, वहां टी को ओपन करते हैं। तीसरे वाले फॉर्मूले में क्या सिखाया था, टी को ओपन करते हैं। टी क्या था, टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ, अरे बावड़ी पूछो टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अगर बोलेगा तभी ओपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सर तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं फॉर्मूला कैसा होता है। तो टैक्स अगर फंक्शन ऑफ इनकम बोला, अगर बोल रहा है क्वेश्चन, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि फिर इसमें टैक्स भी जुड़ जाएगा। टैक्स मल्टीप्लायर आ जाता है ना, फिर तो कल आया था ना टैक्स मल्टीप्लायर, याद है, बस वो जुड़ जाएगा। तो एक बात बताओ, तो अगर टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम बोले तो टी बार प्लस छोटिया टी इंटू, बस इसको ओपन कर देंगे, वो जहां टी लिखा था तुमने, अरे कहां पे, ये वाई माइनस टी था ना, अरे ये वाला, यहां पे टी ओपन कर देना, कल किया था अपन ने। लेकिन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दूंगा। तो कुछ नहीं होता सर, थोड़ा सा चेंज आता है। असली में टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद है कल का, बताओ टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता था, टैक्स वाला 1/1 माइनस, ये क्या होता था 1 माइनस बी, क्या होता है बी, क्या होता है बी, एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, एमपीएस, मानते हो। तो असली में मैं इसकी जगह एमपीएस लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, से एक ही बात है। तो ऐसे लिख सकता हूं, मतलब 1/MP, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का ना, किसी को भी ना। अच्छा एक बात बताओ, फिर क्या लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, 1 माइनस, ऐसे लिखते थे ना भाई। तो अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था, इसको असली में कैसे, वो ऊपर कैसे नॉर्मली इसको कैसे लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला था 1/1 माइनस बी प्लस बीटी, यही तो था। फिर इसको अपन ने वो खोल दिया था, तो 1 माइनस बी 1 माइनस टी हो गया था। अरे समझ गए, है ना। और असली में वो ऐसा दिखता है, इधर तो इस पे नहीं होता, साफ कर देता हूं थोड़ा सा, 1 माइनस बी 1 माइनस, ऐसा था ना फॉर्मूला, मतलब ये एक की बात होती है, तो जानते हो। अच्छा एक बात बताता हूं, आप सुनना। तो कुछ नहीं है, जब टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम होता है ना, तो इस वाली बात को उस वाले के साथ मर्ज कर दो। यार एक बात बताओ, एमपीएस भी लीकेज होता है, प्लस देखो एमपीएस प्लस में है, क्योंकि एमपीएस भी एक लीकेज होता है ना, मतलब उसका साइन प्लस है, साइन प्लस है। अच्छा फिर एम, छोटे एम भी क्या होता है सर, वो भी लीकेज है, तो वो भी प्लस में, देख लो प्लस एम लिखा हुआ है ना। अच्छा देखो टैक्स भी क्या होता है, लीकेज है, वो भी प्लस होता है। अरे आया ना, ये 1 माइनस बी तो एक होता था 1 माइनस बी, लेकिन क्या होता है एमपी एस। तो बेटा आपने थोड़ा दिमाग लगाओ बचपन, ये तो सर एम और टी सब जोड़ दो इधर, सुन दो, ये सब क्या हो गया, अरे किसका फॉर्मूला हो गया, ये बड़ा मल्टीप्लायर जब क्या दे रखा हो, 4 सेक्टर, इंपोर्ट भी हो और टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का, 1/1 माइनस बी, वो तो है एमपीएस बोलते हैं इसको। अब वो बाकी वाले भी जोड़ दो, क्या बीटी प्लस, अच्छा एक बात बताओ यार, ये तो कल पढ़ा था अपन ने, क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता क्या, मतलब ये नीचे वाली बात, अरे क्या मैं इसकी जगह ये ऐसे नहीं लिख सकता क्या, लिख दूं, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी, और एम अलग से ऐड कर दूं, तो ये बन गया ना फॉर्मूला, हो गया। लो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कब, जब 4 सेक्टर हो, अरे 4 सेक्टर और विद इंपोर्ट्स छोटे एम एंड टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ, चलो समझ में आ गया। और टीआर भी जोड़ दे तो बीटीआर जुड़ जाएगा, वो तो उसमें तो बस क्या होता है, इसमें कहीं नहीं जुड़ता, वो कहां जुड़ता है, ट्रांसफर में सिर्फ यहां जुड़ता है, बस एक बीच में, समझ में आ गया, और कहीं कोई रिलेशन नहीं है उसका। तो आईसीआई ने भी नहीं बताया, एक ही डायग्राम, एक ही बताया उसने, जब लमसम टैक्स मानते हैं उसने, लेकिन ये बोला है कि अगर ऐसा हो, इफ इट हैपेंस लाइक दिस, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का, ये बड़ा वाला हो जाएगा। समझ में आया। अगर कुछ ना कहे टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं दिया, टी बार नहीं दिया, अब लगाओ। अच्छा एक बार बताओ, हिंट क्या होगा, अगर तुम्हें टी बार दे दे ऑटोनोमस टैक्स और टैक्स रेट दे दे, तो समझ जाओ कि भी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बड़ा वाला। लेकिन अगर ये टैक्स का सिर्फ एक अमाउंट दे दे, लमसम अमाउंट, टोटल अमाउंट की टैक्स लगा 50,000, तो इसका मतलब वो लमसम अमाउंट है, फिर अपने को वो ओपन नहीं करना फॉर्मूला, फिर वो छोटा वाला फॉर्मूला रहेगा ऊपर वाला। समझ गए क्या। अरे टैक्स सिर्फ कब आएगा, जब टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम हो।
अदरवाइज टैक्स नहीं आएगा। छोटा फॉर्मूला लगाना है, फिर तो वो वाला वो होता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। ये कब होता है? जब टैक्स भी आ जाए, टैक्स भी आ जाए तो तीनों आ गए ना सर उसके अंदर, ऐसा। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, ये कब लगाना है? व्हेन टैक्स कैसा है? लमसम टैक्स, समझ गए? लमसम, वन शॉट पेमेंट है ना। और अगर टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम हो तो ये वाला फॉर्मूला, समझ गए? दोनों होते हैं इसके। क्लियर है क्या सभी को? फॉर्मूला पक्का ना? 100%। बस खत्म बात। अब तो अब आपको आईसीआई मॉड्यूल दिखा रहा हूं, फटाफट देख लो बेटा क्या क्या बचा है, सब दिखा देता हूं। 11 मिनट बचे, मेरे को फिनिश करना है, दूसरे बैचेस में हो नहीं पाया, इसमें भी देखो मतलब 2 पैराग्राफ रह गए, 10-15 मिनट का बाकी रह गया, लेकिन वो टीचर आ जाते हैं फिर क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है। हाँ भाई इधर देखो, कम पड़ जाते हैं 15 मिनट। इधर देखो बेटा, तो 4 सेक्टर हो गया आपका खत्म। 4 सेक्टर को एक बार रीड आउट करा रहा हूं बस आपको, सामने देखो सब आता है तुमको भैया, कभी खोल के देखना, आईसीआई मॉड्यूल सब आता है, तो चेक करो। इधर क्या बताया था 4 सेक्टर में क्या क्या आता है? 4 सेक्टर मॉडल में 4 सेक्टर होते हैं ना, बताओ सर, क्या बढ़िया बात बोली उसने, 4 सेक्टर होते हैं उसमें। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर के आने से कितने फ्लो बढ़ जाते हैं? फॉरेन सेक्टर के आने से 3 फ्लो बढ़ जाते हैं। किस चीज का? एक्सपोर्ट होता है गुड्स ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एक, सही बात है क्या? ठीक है। उसके बाद में सर एडी कैसे आता है बताओ 4 सेक्टर में? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एडी बढ़ जाता है टोटल। एडी को और क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड, ऑल्सो कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। याद करो, नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, कैसे आता था वो? जीडीपी एट एमपी, चारों को जोड़ के, पीएफसी, जीएफसी, फिर जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट, तो वही तो है यार। तो उसी को तो क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं सर इसको। आगे देखो भैया, ये सब पढ़ चुके हैं, रीड आउट करना है, ठीक है? डायग्राम करना नहीं, उसका डायग्राम हौच पौच बनाया हुआ है, अपना सिंपल डायग्राम होता है, ठीक है? अब वो नहीं बना पाता है सिंपल डायग्राम, क्योंकि वो कॉपी करता है कहीं से, फोटो चिपकाता है बस। हाँ भाई इधर देखो कैसे आता है सर, इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकालोगे? y इक्वल्स टू, जहां पे एस इक्वल्स टू, क्या करते हैं उसके बाद? अच्छा ये सब, ये पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है? लीकेज इंजेक्शन। सर इस 4 सेक्टर में आने से एक लीकेज क्या होता है? इंपोर्ट, एक इंजेक्शन क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट। बस लीकेजेस और वो दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा, बराबर नहीं होंगे तो डिसइक्विलिब्रियम होगा। अगर लीकेज ज्यादा हो गया इंजेक्शन से, सोचो अगर इंपोर्ट है ज्यादा, एक्सपोर्ट है कम, तो नेशनल इनकम विल फॉल। अगर एक्सपोर्ट है ज्यादा, इंपोर्ट है कम, तो नेशनल इनकम विल, यही सब बताया हुआ है, रीड आउट कर लेना इसको। उसके बाद सर फॉर्मूला निकाल के दिखाया, अरे ऑलरेडी बना लिया हमने। क्या किया था अपन ने? सबसे पहले इसमें क्या जुड़ जाता है? एक एम का फॉर्मूला इंपोर्ट्स का, क्या होता है? ऑटोनोमस इंपोर्ट प्लस छोटिया एम इंटू छोटिया एम, क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू। अच्छा ये काय का फॉर्मूला है? ये है क्या? अच्छा ये पूरा क्या है? इनकम निकालने का फॉर्मूला 4 सेक्टर में, जब नॉर्मल वाला लमसम टैक्स हो, ठीक है? सही है। देख लो कहीं भी टैक्स नहीं आया ना इसमें, मल्टीप्लायर में कहीं आया टैक्स? कहीं नहीं आता वो, समझ गए? ये नॉर्मल सादा मल्टीप्लायर है, विदाउट टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। लेकिन अगर अगर तो अगर इफ, अगर मतलब इफ इन द मॉडल, अरे मॉडल, इफ इन द मॉडल द प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स मतलब, अरे टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ, टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अगर मैं उसी ऊपर वाले मॉडल में क्या डाल दूं? प्रोपोर्शनल टैक्स डाल दूं और ट्रांसफर डाल दूं, तो क्या बढ़ जाएगा? ट्रांसफर में तो कुछ जुड़ता ही नहीं, बीटीआर जुड़ता है, बस एक नाम जुड़ जाता है बीटी, बस इतना ही तो होता है ना? अच्छा और वो भी जोड़ दूं तो सर ये क्या हो जाएगा? द डिनोमिनेटर ऑफ मल्टीप्लायर विल चेंज। अब वो डिनोमिनेटर बदल जाएगा, मल्टीप्लायर का डिनोमिनेटर, मल्टीप्लायर पहले क्या था? 1/1 माइनस बी प्लस, याद आया? क्या जुड़ जाएगा इसमें? खत्म। और इसको और क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ये लो,
अरे बोलो आ गया क्या सब? बता चुका हूं ऑलरेडी, खत्म, बस यही था। अच्छा और क्या जुड़ गया इसमें? अरे क्या जोड़ दिया इसमें? बस, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी हो तो बताओ। आ गया? अब बात समझो, ये कब लगाना है? जब भाई साहब सब कुछ ही दे दे, सब कुछ ही, सब दे दिया भाई साहब, 4 सेक्टर में सब, ऑटोनोमस वो इंपोर्ट भी दे दिया, टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम भी दे दिया, ट्रांसफर भी दे दिया, सब आखिरी फॉर्मूला है सबसे बड़ा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ये कब लगाना है? ये वाला फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ये भी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, ऊपर वाला भी क्या है? वो कब लगाना है? जब नॉर्मल वाला हो सिस्टम, प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं हो, लमसम वाला टैक्स हो, कांस्टेंट वाला। समझ गए? क्या फॉर्मूला था? 1/1 माइनस बी प्लस, ये क्या होता है? फॉरेन ट्रेड, और ये भी फॉरेन ट्रेड। अच्छा एक और बात सर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट क्या जुड़ गया? छोटा एम। एक और बात समझो, ये जो टी होता है, छोटा टी है या बड़ा टी है? ये टैक्स रेट होता है, टैक्स रेट। और छोटा एम क्या है? छोटा एम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू। याद रखना बेटा, ये कैपिटल बड़ा और छोटे करने में ही लंका लग जाती है। ज्यादा बड़ा छोटा हो गया तो एग्जाम में हो जाएगी दिक्कत, छोटी बड़ी हो जाएगी। करेक्ट, सीख गए अब तुम? हाँ भाई इधर बताओ, इक्विलिब्रियम कब आता है? इनको बताओ, इनको बताओ कि तुम पढ़ चुके हो। कब आता है इक्विलिब्रियम? जब एडी किसके बराबर हो, मतलब ये सी प्लस एक्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब एडी वाली लाइन किसके बराबर हो? 45 डिग्री लाइन कौन सी होती है? इसका सर और क्या कह सकते हैं सर? जब इंजेक्शन लीकेजेस के बराबर हो। सही है, लीकेजेस क्या होते हैं? एस प्लस टी प्लस एम किसके बराबर हो? सही बात है। उसके बाद सर क्या ही बात कर रहा है, बहुत ही तगड़ी बात कर रहा है, बहुत ही तगड़ी, कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो तो नेशनल इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है। कन्वर्सली, ओ कन्वर्सली क्या होता है? उल्टा, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है तो, इंपोर्ट ज्यादा कर लिए तो, लीकेज ज्यादा हो गए तो नेशनल इनकम विल। बताओ यार, क्या ही मतलब, बहुत ही फाड़ू यार। लो इधर देखो, अब फालतू की बातें कर रहा है, बहुत सारी फालतू की बातें करेगा। ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को और क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी। अरे बोलो कंजरो, और क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। अच्छा एक और बात सर, ये क्या होता था? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्लोज्ड इकोनॉमी में, क्लोज्ड, ये क्या होता है? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ठीक है, अच्छा इधर देखो, बात नहीं बेटा, थोड़ी देर शांति रखो। अब सुनो बेटा, यहां तक दूसरे बैचेस में भी हो गया, इसके आगे के 2 पैराग्राफ खत्म करने, सामने से देखो, 2 नहीं है एक्चुअली 3 है। हाँ भाई इधर इस पूरे पैराग्राफ में एक ही बात उसने बार बार घुमाई है, पता है क्या? सर इंपोर्ट्स का रिलेशन मल्टीप्लायर के साथ क्या होता है? छोटे एम का रिलेशन इनवर्स होता है। सर वो तो लीकेज है ना, द ग्रेटर द वैल्यू, बात को समझो, जितनी ज्यादा इंपोर्ट आप करोगे, सर लीकेज ज्यादा करोगे तो क्या होगा? बताओ बताओ मेरे को, क्या होगा तुम्हारे देश में? इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो पैसा तो बाहर जाएगा फिर। सही है, तो लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इनवर्स रिलेशन होता है सर, छोटा एम अगर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? और नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी? फॉल करेगी। इनवर्स रिलेशन होता है, बस इतनी सी बात बता रहा है बार बार। और फिर क्या बोल रहा है? अब मल्टीप्लायर की छोटी एम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, इसकी डेफिनेशन बोलेगा अलग अलग तरीके से। अब देखो इधर क्या लिखा है, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स पर यूनिट ऑफ इनकम। अरे इनकम में कितना चेंज आया, इंपोर्ट में कितना इंक्रीज हुआ? सर इसको क्या बोलते हैं? छोटिया। उसको लग रहा है तुम बेवकूफ हो, भोंदू हो, समझ नहीं पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे क्या? ये छोटे एम की बात कर रहा है। तो सर द इंक्रीज इन इंपोर्ट्स मतलब चेंज इन इंपोर्ट, चेंज इन इंपोर्ट, और ये क्या होता है? चेंज इन इनकम। और चेंज इन इंपोर्ट और चेंज इन इनकम क्या होता है यार? छोटा एम। सर वो क्या होता है? एक तरीके का एक लीकेज होता है सर, लीकेज, और वो कैसा काम करता है? इनवर्स काम करता है। इट रिड्यूसेस द वैल्यू, क्या लिखा है इधर पढ़ो, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। अगर एम ज्यादा होगा छोटा एम तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इनवर्स रिलेशन चलता है। सर बोलो समझ में आया क्या?
और अब सुनना, यहां तक हो गया था दूसरे बैच में, ये पैराग्राफ और लास्ट वाला बच्चा है बस, ये इसके बाद कंक्लूजन है, चैप्टर फिनितो एकदम। समझो आप सामने देखो, यहां पे ये क्या बोल रहा है। अब तुमने एक दिमाग में अपने बिल्डअप कर लिया होगा कि यार इंपोर्ट अच्छी बात और एक्सपोर्ट अच्छी बात, ऐसा तुमने एक दिमाग में बिल्डअप कर लिया होगा। तो सर देश को बिल्कुल भी इंपोर्ट्स नहीं करने चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री, एक्सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा आपने दिमाग में नोशन बना लिया होगा। बट दिस इज नॉट राइट। मैं आपको ये पैराग्राफ इसी बारे में है कि ये बात सही। अब आप देखो तो जरूरी है यार, क्या होता है इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जरूरी होता है करना, समझ रहे हो। एक बात को समझो, फटाफट ये फिनिश करेंगे। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। सही बात है, एक्स बढ़ेगा तो क्या होगा सर, एडी कैसे आता है, अरे एडी कैसे आता है जल्दी बोलो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस। तो यही तो बोल रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो एडी बढ़ता है, हम क्या मना करें, बढ़ता है। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट। सर इससे हमारे देश की गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। एंड विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम इनकम। सही बात है, इससे देश में इनकम भी बढ़ेगी। एक्सपोर्ट्स क्या बढ़ेंगे, इंजेक्शन। एक्सपोर्ट क्या होता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन बढ़ेगा तो देश की इनकम बढ़ेगी। सही बात है। तो वो यही कह रहा है सर, जैसे बाकियों से बढ़ती है, जी के आने से भी बढ़ती है। अरे जी के आने से भी इनकम बढ़ती है, आई भी इंजेक्शन है, इन तीनों से इनकम, नेशनल इनकम बढ़ती है। सही है। तो सर इन समरी एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, अगर देश के गुड्स की डिमांड बाहर खूब बढ़ेगी, एक्सपोर्ट खूब होंगे, तो इससे देश में कैसा प्रभाव आएगा, एक्सपेंशनरी इफेक्ट आएगा। बिजनेस साइकिल बढ़ाया है, क्या होएगा, एक्सपेंशन। सोचो हमारे देश की गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो तुम प्रोड्यूसर्स हो, तुम उसे बनाओगे, सप्लाई करोगे। जब बनाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब इनकम, इनकम मतलब बनेंगे तो यहीं पे ना। तुम्हारे गुड्स की डिमांड बाहर के देशों में बहुत हो रही है, तो क्या है, अच्छी बात है ये तो। सर इससे देश में एक्सपेंशन होता है, जीडीपी बढ़ेगी। कैसे सर, क्योंकि वो बनेंगे यहां पे, तो प्रोड्यूसर्स उसे, भाई डिमांड हो रही है तो डिमांड क्रिएट सप्लाई, तुम उसे प्रोड्यूस करोगे अपने देश में, प्रोड्यूस करोगे तो प्रोडक्शन होगा, इनकम होगा, डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंडिचर होगा, देश की इनकम बढ़ गई ना, गुड थिंग। अब सुनना, तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला हाईलाइट कर रहा हूं, ढंग से देख लो इसको। क्या क्वेश्चन आ सकता है, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंट्री एक्सपोर्ट हैज डैश इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम। अरे कैसा इफेक्ट होता है, जल्दी बोल दो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन आता है बेटा, यही तो आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन। अच्छा उल्टा कर दो इसका, अगर देश में सोचो, अगर तुम इंपोर्ट ज्यादा करो तो, अगर इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आ जाएगा सर, क्योंकि हमारे गुड्स की डिमांड तो कम हो गई, तुम उनके खरीद रहे हो, पैसा बाहर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा ना देश के अंदर। सही है, तो याद रखिएगा, ऑटोनॉमस इंक्रीज इन इंपोर्ट्स हैज कैसा इफेक्ट ऑन द इनकम, कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट। बेटा क्वेश्चन गलत करके ना भगवान भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो बता दिया था, भगवान जानता है ये बात, ऊपर वाला देख रहा है ना, तू सब देख रहा है ऊपर वाला, याद रखना बेटा, नंबर कटवा लोगे तो याद रखो। हाउएवर एक लास्ट बात को समझो, मैंने कहा था आपको, दिस शुड नॉट बी इंटरप्रिटेड, क्योंकि इस बात से आपको एक नोशन गलत आ जाएगा दिमाग में कि सर एक्सपोर्ट अच्छी बात है और इंपोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं है सर। दिस शुड नॉट बी इंटरप्रिटेड, इसको ऐसे इंटरप्रेट मत करो बेटा, गलत है ये बात, दैट एक्सपोर्ट्स आर गुड एंड इंपोर्ट्स आर बैड, ऐसा नहीं है बेटा। कंट्री, हम समझदार हैं, हम वो गुड्स इंपोर्ट करते हैं जिसे बनाने में वो लोग क्या है, एफिशिएंट, हम इनएफिशिएंट है, तो हम तो समझदारी दिखा रहे हैं ना, हम एफिशिएंसी उसमें है ही नहीं। आप समझो, तुम राफेल बनाओगे, तुम तो बहुत ज्यादा खर्चे कर दोगे, तुम्हारी तो टेक्नोलॉजी वैसी खराब है, तो यू आर इनएफिशिएंट इन दैट, इट्स बेटर टू इंपोर्ट फ्रॉम देयर। तो हम समझदार हैं, ऐसे बेवकूफ नहीं है कि इंपोर्ट कोई बुरी चीज नहीं होती बेटा। कंट्रीज इंपोर्ट कौन से गुड्स करती हैं, जिसमें अपन इनएफिशिएंट है, और एक्सपोर्ट कौन से गुड्स करती है, जिसमें अपन एफिशिएंट है। तो कंट्रीज इंपोर्ट्स जिसमें हम कमजोर हैं वो बना बनाया ले लो ना। द कंट्रीज इंपोर्ट्स द गुड दैट कैन बी मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस्ड अब्रॉड, एंड ट्रेड इंक्रीजेस द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द वर्ल्ड वाइड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर 9 में कि इंपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट भी करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, उससे क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है, दोनों देशों की ग्रोथ होती है, फायदा होता है, समझ रहे हो। तो इंपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है।
ठीक है. सो दिस फॉर्म्स द रेशनल फॉर अटेम्प्ट्स टू स्टिमुलेट द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स. तो सर इसी की वजह से कई लोग क्या करते हैं कि भाई सोचते हैं कि भाई हमें वैसे क्या कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करो. मैं ये नहीं कर रहा कि करो ही मत, करने जरूरी है, जो जरूरी है वो करो, लेकिन कोशिश करो इंपोर्ट्स को थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके रखो, उस पर भी लगाम लगाना जरूरी है. अरे लीकेज है ना, वो है तो लीकेज देखो. और एक्सपोर्ट्स को क्या करो, प्रमोट. एक्सपोर्ट प्रमोट करोगे देश में डिमांड बढ़ेगी ना तुम्हारे, एडी बढ़ेगा. एडी बढ़ेगा तो बनेगा तो फायदा है ना. कुछ बनाओ ढंग का जो लोग वो खरीदें अपने से, तभी तो बढ़ेगा. समझ रहे हो. और लास्ट में बेटा ये चैप्टर खत्म हो चुका है और इसके लास्ट में ये कंक्लूजन, एक पैराग्राफ का. ये कंक्लूजन बेसिकली क्या है, जो अगले चैप्टर की स्टार्टिंग है. और सुनो, अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी, थोड़ा सा फास्ट रीड कर रहा हूं, है ना, एक दो लाइन है. अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड. सही बात है. ये पूरी कीन्स का याद करो, मेन वर्ड्स मैंने बहुत पहले सिखा दिया था तुमको कि कीन्स की दादी उसी कान में क्या फूक के गई थी, दो वर्ड्स, एग्रीगेट डिमांड. देख लो, ये पूरी कहानी एक ही बात पे घुमा के लाती है कि सर ये जो पूरी कीन्स की थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वो क्या कहती है कि इनकम का बढ़ना किस पे डिपेंड करता है, आपके देश में डिमांड पे. डिमांड को बढ़ाते जाओ, मजा आता जाएगा तुमको. समझ रहे हो. एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ देश के अंदर. इफ द एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ दैट ऑफ आउटपुट, अगर डिमांड कम रह गई, सप्लाई होगी ज्यादा, क्या हो जाता है, एक्सेस सप्लाई. एक्सेस सप्लाई हो जाता है. सर इससे क्या होगा, सर बेरोजगारी आ जाएगी ना. सर डिमांड कम है, आउटपुट सब बना दिया ज्यादा, डिमांड है कम, तो इससे तो बेरोजगारी आ जाएगी. क्योंकि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, वो आउटपुट को कम कर दोगे तुम. आउटपुट कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम, देश में क्या आ जाएगा भाई, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा. कौन सी है ना, देयर विल बी अ गैप बिटवीन द इकोनॉमी एक्चुअल एंड ऑप्टिमम आउटपुट. है ना, हमारा ऑप्टिमम आउटपुट एक्चुअल है कम और जबकि पोटेंशियल क्या है, ज्यादा. ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा कर दो, अगर डिमांड ज्यादा हो जाए तो on if the demand exceeds the full employment output, full employment मतलब सप्लाई बढ़ नहीं सकती और फिर डिमांड तो मस्ती चलती है, और ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन. वो कौन सी वाली इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. याद आ गया क्या. तो याद रखना, इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन में सिर्फ क्या बढ़ता है, रियल आउटपुट बढ़ता है क्या, रियल जीडीपी. सिर्फ क्या बढ़ती है, nominal output will increase, only prices will increase, it reflects in higher prices rather than additional real output. additional real output नहीं बढ़ता क्योंकि फुल पे ही तो थे तुम. आया कि नहीं आया समझ में सबको, पक्का. चलो एक बस ये दो लाइन और बची है, वैसे तो मेन बात तो हो गई है. और एक लाइन, इट इज नो, क्या बोलता था कीन्स, क्या हमेशा अपने आप वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे कभी नहीं आता. बस सर एक मिनट हो सर खत्म. It is necessary that the equilibrium aggregate output will also be the full employment. It is not necessary. जरूरी नहीं कि वो हमेशा बराबर होंगे फुल एम्प्लॉयमेंट पे, वो पहले भी हो सकते हैं और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, दोनों बताया था. इट इज अनडिजायरेबल. सर हम चाहते नहीं है ऐसा हो, हम चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आए. सही है, ठीक है. तो इट इज अनडिजायरेबल एंड कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट. अगर इतने सारे लोग बेरोजगार रहेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी. अब चालू हो गया अगला चैप्टर. तो सर इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, द इनकम्स विल बी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो अमेरिका के जैसे यूं होता रहेगा क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी ज्यादा नहीं बनाती है. बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट अपना जी बढ़ाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, ये सब करके, फिस्कल पॉलिसी, बजट, फिस्कल पॉलिसी बनानी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी बनानी चाहिए, टैक्सेस, गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इससे क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन काउंटर एक्ट द शिफ्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सर इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इंस्टेबिलिटी आई है, गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, बैलेंस. तो इसलिए गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है. समोसे के साथ चटनी होना जरूरी है, कचौड़ी के साथ चटनी होना. अगर समोसे में नमक कम रह जाए, अगर देश में इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो उसे काउंटरएक्ट करने के लिए क्या जरूरी है, उससे काउंटरएक्ट हो जाता है ना, किससे, गवर्नमेंट के होने से काउंटरएक्ट हो जाता है. सो गवर्नमेंट शुड प्ले इकोनॉमिक फंक्शंस, उसको बोलते हैं फिस्कल फंक्शंस. और अगला चैप्टर चालू हो जाएगा बेटा, उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट के फिस्कल फंक्शंस.
चलिए तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।